सो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एसी। इंडक्टर विद एसी, अगर हम एसी से कनेक्ट करते हैं, सेम हमने इंडक्टर लिया इस टाइप से। अब यहाँ पे जो हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं वो डीसी नहीं, वो एसी वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज विच इज वेरिएबल, अल्टरनेटिवली वो चेंज होता रहता है वेव के जैसा। क्लियर एंड सेल्फ, अरे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे तुम ऐसा लगता है कुछ बोल रहे हो। अरे सुनो ना, अपन ने इंडक्शन और इंडक्टर पढ़ा थोड़ी है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हेलो, अभी तक क्या पढ़ा? डीसी पढ़ा है हाँ, इंडक्टर के ऊपर कुछ पढ़ा है। अरे वो इंडक्टर ही है ना भाई, कॉइल जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इंडक्टर का ही पूरा कॉन्सेप्ट था ना। क्या इंडक्टर का अलग से कहानी आएगी क्या? हाँ, अरे यही है इंडक्टर भाई, ये कॉइल इंडक्टर है। इसका कुछ अलग से कहानी नहीं आता, इसी में जो जब मैं बोलूंगा तभी तुम भी बोलना, जब मैं चुप होगा तो तुम भी चुप हो जाओ, जैसे मैं सुन ही ना पाऊंगी क्या बोले। हेलो, अरे बोलोगे यार, जब मैं बोलता हूं तभी तुम भी बोलते हो, जैसे मैं चुप हो जाता तुम भी चुप हो जाते हो, तो मैं उसमें सुन ही नहीं पाता मैं तुम क्या बोल रहे थे। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था अलग से। हाँ तो यही अलग से कहानी पढ़ा है तुमको, जो डीसी के साथ कनेक्शन था वही इंडक्टर है, यही इंडक्टर, एक जो कॉइल होता है जिसमें करंट पास कराते हैं वही इंडक्टर होता है। सेल्फ इंडक्टेंस अभी बताया नहीं क्या? सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो था डीसी के साथ। नहीं नहीं, मैं उसका नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उसका तो वो वैल्यू वो सब अलग अलग रहता है ना, वो हर्ट्ज और उसमें रहता है ना कुछ तो, क्या? उसके वैल्यूज अलग रहते हैं ना, रेजिस्टेंस में ओम रहता है, कैपेसिटेंस में वो रहता है। अरे तुम अभी यहाँ पे देखो, बाद में उसका एसी करंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडक्टर तुमको चाहिए ना, इंडक्टर यही है बस। अच्छा, आगे जाके है। अच्छा पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया कि तुमको लगा रही है तो पढ़ाई नहीं। तुमको जो चैप्टर स्टार्ट करेगा कोई तो बोलोगे पहले वो, अरे सर ये तो पढ़ाई नहीं, अरे स्टार्ट हुआ तब पढ़ोगे कि पहले नाम सुनते ही तुमको पढ़ा हुआ होना चाहिए पहले से। कोई लाइट स्टार्ट करेगा तो बोलोगे सर लाइट तो पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? अरे जब स्टार्ट करोगे तब पढ़ोगे कि पहले पढ़ा रहेगा तब स्टार्ट होगा? अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। दिमाग है नहीं लगता है तुमको भी किसी ने कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, किसी ने कुछ बोला है जो हवा में हो चल रहे हो अभी लग रहा है। नहीं नहीं, 2 दिन पहले बहुत तबियत खराब था। तो चलो यहाँ पे जो हमारा करंट है ना, ये यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद एसी। अब एसी से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट पहले से वेरिएबल है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब एक वेरिएबल वेव के जैसा। यहाँ पे फेज में कुछ भी लिख सकते हैं अलग, π/2 π/3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो इट इज अ वेरिएबल करंट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वेव के जैसा करंट का वेरिएशन है। अब इस करंट इसमें फ्लो करेगा, तो जब करंट फ्लक्चुएट हो रहा है एज अ वेव, डीसी नहीं यहाँ पे एसी है। डीसी में क्या होता था, करंट में वेरिएशन था बट वो एक कांस्टेंट से ग्रोथ होता था फिर खत्म हो जाता, मतलब मैक्सिमम हो जाता था, और डीके के टाइम पे वो डीके होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, साइन के जैसा बदलते जाएगा करंट इस टाइप से, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ हुआ। डीसी में तो ग्रोथ होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद वो फिर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से वेरी करेगा साइन के जैसा, साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो इट इज व्हाट I इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब यहाँ पे ऐसा कांस्टेंटली ग्रोथ नहीं होता कि मैक्सिमम पे जाकर रुक जाएगा, वो फ्लक्चुएट करता रहता है वैल्यू। तो करंट इज फ्लक्चुएटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये हमारा I है, और ये टाइम के साथ ये हमेशा फटाफट वेरी कर रहा है। तो जब करंट वेरिएबल है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डीसी में क्या होता था, करंट का ग्रोथ होकर कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता था, बट इसी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है मीन पोजीशन के अबाउट, मैक्सिमम जाकर रुकता नहीं, मैक्सिमम जाकर फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम, ऐसा इस टाइप से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बिकॉज़ इट इज अ वेरिएबल करंट। अब जरा वोल्टेज पे जाओ, यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज व्हाट बैक ईएमएफ, तो L di/dt सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, L di/dt, बस इसी को डिफरेंशिएट कर दो।
तो L, ये जो I है करंट, करंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? I नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? EMF इज इक्वल टू L डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो EMF इज इक्वल टू L साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, और ये आई नॉट तो मैं भूल ही गया, आई नॉट बाहर कर दो, ठीक है, L आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये जो L आई नॉट ओमेगा था ना, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, E नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो जो ये L आई नॉट ओमेगा था, दैट इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो आप देखो वोल्टेज का ग्राफ कॉस के जैसा आ रहा है, जो हमारा करंट का वेरिएशन था, करंट का जो फ्लक्चुएट हो रहा था वो साइन के जैसा था, लेकिन जो वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है, वोल्टेज भी वेरिएबल ही है, इसमें भी वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, लेकिन वोल्टेज का एक्सप्रेशन में हमारा क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। तो करंट साइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और वोल्टेज कॉस के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों में एक फेज का डिफरेंस आ गया 90 डिग्री का। साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है? 90 का। क्लियर? तो अब अगर हम वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन हमारा क्या था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो साइन ओमेगा टी, हमारा करंट साइन ओमेगा टी में है पे है, और वोल्टेज का वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग है? कॉस के अकॉर्डिंग। तो साइन और कॉस में वोल्टेज फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। तो अब कौन लीड कर रहा है? कॉस लीड कर रहा है, बिकॉज साइन जहां से स्टार्ट लेता है, साइन 0 से स्टार्ट लेता है, लेकिन कॉस 0 पे ही मैक्सिमम होता है। मतलब साइन जिस वैल्यू को 90 डिग्री के बाद अचीव करता है, कॉस वहां से स्टार्ट ही ले रहा है। क्लियर? तो कौन लीड करेगा इसमें, वोल्टेज या करंट? नहीं, दोनों में लीड कौन कर रहा है, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 से वो लीड करता है। तो अगर एक ही ग्राफ में मैं दोनों को साथ में प्लॉट करूं तो देखो साइन का वोल्टेज का ग्राफ कॉस के जैसा होगा ऐसा, और करंट का ग्राफ साइन के जैसा। तो ये हमारा वोल्टेज है, दैट इज ई नॉट, ये हमारा माइनस ई नॉट, ये हमारा आई नॉट माइनस आई। डॉटेड लाइन जो है मैंने साइन का ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज करंट का ग्राफ, और जो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट लाइन है, दैट इज वोल्टेज का ग्राफ। यहां पे देखो ना, जो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एल आई नॉट ओमेगा ना। तो एल आई नॉट ओमेगा मतलब एल और ओमेगा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और वोल्टेज हमारा क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये जो एल ओमेगा है ना, ये रेजिस्टेंस होता है उसका, इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंस एक्स एल। तो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। तो एक्स एल की वैल्यू हमको मिलेगी ओमेगा एल, दैट वाज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, मतलब वो इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जैसे जैसे ओमेगा अगर चेंज करोगे, एसी जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो एसी के साथ कनेक्शन है ना, इसमें उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट, जैसे डीसी में था तो डीसी में भी रेजिस्टेंस वेरी करता था। क्लियर? स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता था इंडक्टर का, और लास्ट में बाद में जाकर रेजिस्टेंस 0 हो जाता था। यहाँ पे जब हम एसी से कनेक्ट करते हैं ना, तो एसी में क्या होता है कि ओमेगा पे डिपेंड करता है, जो हम इनपुट सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं उस इनपुट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। अगर इनपुट जो एसी करंट दे रहे हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, वेरिएशन होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ऑफर करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है इंडक्टर। डीसी में भी उसका, डीसी में भी जो रेजिस्टेंस था वो वेरिएबल था, लेकिन उसमें हम डीसी सोर्स नहीं बदलते थे। यहाँ पे एसी सोर्स बदलने पे रेजिस्टेंस बदलता है। हाँ बोलो। किसका कहानी?
रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो फिर आपने एक्सेल क्यों नहीं लिया? अच्छा एक्सएल उसका रिप्रेजेंटेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, उसको आर से नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो वो एक्सएल उसका रिप्रेजेंटेशन है, दैट एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट बाय आई नॉट। अब ई नॉट है हमारा पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और आई नॉट हमारा क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो दैट इज ई नॉट बाय आई नॉट इज व्हाट, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब ये जो ओमेगा एल है ये वेरी करता रहता है। देखो यहाँ पे एल मान लो, एल तो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स और मीडियम पे डिपेंड करता है, तो वो तो नहीं वेरी करेगा बिकॉज वो उसका स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ओमेगा की वैल्यू वेरी करती जाएगी। अगर तुम डिफरेंट एसी सोर्स यूज कर रहे हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है, तो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओमेगा के साथ साथ एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे तुम एक्सेल का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ ना, एक्सेल की वैल्यू ओमेगा के साथ इंक्रीज करती है, एक्सेल है और ये ओमेगा, तो ये इंक्रीज करता है इससे। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ना, एक्सेल की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो हमने इंडक्टर का कनेक्शन देखा विद एसी एंड डीसी। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? तो अगर देख लो एक बार, मैं ऐसा फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारा इंडक्टर है। अगर इसको मैं डीसी से कनेक्ट करता हूं, सेम इंडक्टर को मैं एसी से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। हियर इट इज डीसी और एसी, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद डीसी एंड एसी। तो डीसी में क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में जो इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, मतलब एक्सएल ही ले लो। एक्सएल स्टार्टिंग में क्या होता है, इनफाइनाइट, और बाद में एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसमें हमारा करंट का ग्रोथ, अरे भैया चलो ठीक है, आ रहे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का ग्रोथ क्या होता है, इस टाइप से, और डीके के टाइम पे करंट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद डीसी। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। एसी के टाइम पे वहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर और भी हम कनेक्शन देते हैं, बाद में एसी में डिटेल में पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटी सब लगाते हैं। तो I इज इक्वल टू आई नॉट, ये हमारा ग्रोथ का इक्वेशन है, और डीके का इस टाइप से। तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। क्लियर? सो डीसी से हमने कनेक्ट किया तो उसमें करंट का ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ईएमएफ डेवलप होता है, बाद में ईएमएफ डेवलप होना बंद हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें, पर एक बार करंट कांस्टेंट हो जाता है फिर ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता। डीके के टाइम में भी ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा जब तक कि करंट पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में डेवलप होकर मैक्सिमम गया, वहां पे तो फ्लक्चुएट होता रहता है करंट, मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आता। अब इसमें क्या होता है, जो I है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और EMF इज व्हाट, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें दोनों का फ्लक्चुएशन चालू ही रहता है। करंट का 0 से स्टार्ट होगा और वोल्टेज का मैक्सिमम से।
इस टाइप से। सो दिस इज व्हाट ई नॉट माइनस ई नॉट, आई नॉट माइनस आई नॉट। बोथ वोल्टेज एंड करंट आर वेरिएबल। क्लियर? दिस इज व्हाट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स, और फर्स्ट वाला था व्हेन इट इज कनेक्टेड विद डीसी सोर्स। अब मान लो जैसे क्वेश्चन देता है डीसी से हम कनेक्ट करते हैं उसको, एसी से हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, देयर इज एन इंडक्टर और एक और रेजिस्टेंस है, चलो ये एक और रेजिस्टेंस है, दिस इज आर, ये भी आर है, यहाँ पे इंडक्टेंस एल है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है यहाँ पे। अब अगर इफ आई हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर, इसमें करंट निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस दोनों टाइम पे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। फाइंड करंट, करंट की वैल्यू निकालना है अक्रॉस इंडक्टर एट t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू इनफाइनाइट पे। दो टाइम पे अपने को करंट निकालना है। स्टार्टिंग में करंट कितना जाएगा इंडक्टर से, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट कितना जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो तो कोई करंट नहीं फ्लो करता, बिकॉज इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट। क्लियर? एट द बिगिनिंग इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उधर से करंट फ्लो नहीं करता। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कहानी कुछ इस टाइप से रहेगी, मतलब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर की जगह में ऐसा मान लेते हैं स्विच ऑफ है ही नहीं, बिकॉज उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो जो करंट होगा इंडक्टर से वो 0 होगा t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे मानते हैं कि यहाँ पे वायर को काट डिस्कनेक्ट कर दो, इधर से करंट जा ही नहीं सकता, बिकॉज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही। अरे आप हाँ या ना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? ठीक है, फिर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता, मतलब ये शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेजिस्टेंस ऑफर बाय दैट इंडक्टर इज व्हाट 0, तब ये सर्किट ऐसा होगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट द बैटरी। अब ये आर है, आर हमको करंट निकालना है, इसका करंट निकालना है। तो आप क्या करेगा, ये जो बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ ना, ये करंट यहाँ तक जाएगा, उस पर नीचे से नहीं जाएगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस शॉर्टेड हो गया। इस रेजिस्टेंस में करंट को जाने की जरूरत ही नहीं, एक जीरो पाथ, करंट को एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट फ्लो कर जाएगा। ये दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड, ये शॉर्ट हो गया, तो करंट निकाल लो, करंट कितना आ जाएगा, जस्ट V बाई R। यही करंट हमारा इंडक्टर पे भी फ्लो करेगा। जो बैटरी से टोटल करंट चलेगा ना, सेम करंट इंडक्टर पे जाएगा, बिकॉज ये वाला रेजिस्टेंस बेचारा शॉर्टेड हो गया, इसके पैरेलल में एक वायर मिल रहा है जो जीरो रेजिस्टेंस का ऑफर, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, सो द टोटल करंट फ्लोज अक्रॉस दैट वायर। क्लियर? तेज से बोलो, हाँ सर। इतना धीरे से क्यों बोलते हो, जिससे सुनाई ना दे मुझे। हेडफोन का माइक ऐसा ना आता टाइम, फिर वो आवाज आता है। तुम्हारा आवाज आजकल आता नहीं ठीक से। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी टाइप से मैं सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। ये मान लो 10 ओम है, 10 ओम, ये 5 ओम और ये L है, एंड दिस इज 100 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड। अगेन यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। फिर से वही, t इज इक्वल टू 0 पे तो सोचना ही नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे तो हमेशा 0 ही करंट रहेगा, तो 0 पे मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टडी करंट निकालना है। जब ग्रोथ मैक्सिमम पे आ गया है अपने, मतलब मैक्सिमम करंट है वही फाइंड करना है।
तो स्टडी स्टेट में निकालना है करंट, t इज इक्वल टू 0 पे समझो हमेशा 0 ही रहता है, तो कोई निकालने की बात ही नहीं है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब वो स्टडी स्टेट में आ गया है, तो देखो स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो ये इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस का पाथ हो जाएगा, मतलब सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये समझो इंडक्टर है ही नहीं, वहां पे शॉर्टेड पाथ है, 10 10 यहाँ पे इंडक्टर था, बट अभी ये मतलब है तो वैसे, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, दिस बैटरी इज ऑफ 100 वोल्ट और ये हमारा 5 है। तो आप देखो यहाँ पे इसका ही करंट हमको निकालना, तो यहाँ से जो करंट चलेगा I वो आगे जाके दो पार्ट में बट जाएगा, I/2 एंड हियर आल्सो इट इज I/2। तो पहले I निकालो, फिर इसको हाफ कर दोगे, दैट I/2 इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर। सो 10 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में तो 5 5 5 के साथ सीरीज में है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा 100/5 + 5 10, दैट इज 10 एम्पियर। सो 10 एम्पियर का करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से 10 एम्पियर का करंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाकर स्प्लिटिंग हो जाएगी करंट की, तो जो इंडक्टर में जाएगा वो केवल 5 एम्पियर जाएगा, तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस इंडक्टर इज जस्ट 5 एम्पियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे रजिस्टर्स हैं 10 10, और फिर से हमको करंट निकालना है अक्रॉस द इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। तो देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, शॉर्टेड वायर जैसा शो करेगा, मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा, ये है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नीचे एक और रेजिस्टेंस है, इधर एक और है, सर्किट ऐसा रहेगा, दिस द बैटरी 60 वोल्ट। देखो ये वाला 10 शॉर्ट हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे इनफाइनाइट पे जाएगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट स्टेडी स्टेट, ये इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो मैं जीरो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर, तो इसको शॉर्ट कर देगा, ये वाला रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, करंट उस पे जाएगा नहीं, पूरा करंट ऊपर से चला जाएगा, तो ये तो शॉर्टेड हो गया बेचारा। ठीक है, तो सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 और 10 पैरेलल में है, तो 10 और 10 कितना हो जाएंगे 5, दैट 5 इज इन सीरीज विद 10, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 10 + 5 दैट इज 15, सो I इज इक्वल टू व्हाट 60 बाई V/R, 60/15 दैट इज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मतलब फ्रॉम द बैटरी 4 एम्पियर का करंट इज स्टार्टेड। अब 4 एम्पियर जाएगा तो यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा 4 एम्पियर, यहाँ पे फ्लो करेगा एट दिस जंक्शन, दैट 4 एम्पियर इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 4 एम्पियर स्प्लिट होगा, 2 एम्पियर ऊपर 2 एम्पियर नीचे। यहाँ बैटरी से जो चल रहा है दैट इज 4 एम्पियर, इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 एम्पियर ऊपर चलेगा, 2 एम्पियर नीचे, तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस द इंडक्टर इज व्हाट 2 एम्पियर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही देख लो। चलो 4th क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्विच है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर हमारा इंडक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 30 के हैं, ये इंडक्टर है और ये 10 है।
एंड 100 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड हियर। यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगाया हुआ है, देयर इज अ स्विच। तो हम दो केस देंगे, पहला जब स्विच ऑफ है और सेकंड केस में स्विच इज ऑन। दो केस में आपने को फाइंड करना है स्टडी करंट अक्रॉस द इंडक्टर। फर्स्ट व्हेन स्विच इज ऑफ एंड सेकंड व्हेन स्विच इज ऑन। तो जब भी स्विच ऑफ और ऑन है, पहला ऑफ रहेगा, फर्स्ट केस में जब स्विच ऑफ रहेगा तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, ठीक है, ये रहेगा, उसके बाद करंट नीचे चला जाएगा, इन दोनों में फ्लो करेगा, बिकॉज ये इंडक्टर स्टडी स्टेट में हम निकाल रहे हैं, तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो यहाँ से फ्री पाथ उसको मिले, लेकिन आगे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, ये हमारा 10 है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, ये हमारा इंडक्टर समझो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस है और नीचे का और रेजिस्टेंस है, दिस वे। दिस व्हाट द बैटरी 100 वोल्ट, ये 30 और ये भी 30 और ये हमारा 10 है। ये फर्स्ट केस है जब स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑन कर देंगे तो स्विच ऑन करने पे ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो जाएगा। तो चलो फिलहाल मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ, आई निकालो, रेजिस्टेंस 30 क्या होगा 15, पैरेलल में तो 15 10 के साथ सीरीज में, तो R इज इक्वल टू 10 प्लस 15 दैट इज 25 ओम। आई निकाल लो, I इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 दैट इज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर का करंट बैटरी से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 4 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे जंक्शन पे स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो इसका ही करंट अपने को चाहिए था, दैट इज I/2। तो इंडक्टर में केवल I/2 फ्लो करा, बिकॉज इंडक्टर यहाँ पे है ना, सो द करंट इंडक्टर यहीं पे है, तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर IL इज व्हाट, जस्ट 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर। नेक्स्ट, क्लियर क्लियर? अरे तेज से बोला, आवाज ही नहीं आ रही है, हाँ सर, टेंशन में हो गया? बोला ना सर, वो माइक नीचे लटकता रहता है, उसका आवाज नहीं आता। चलो ठीक है, स्विच को ऑन कर, स्विच को ऑन करोगे तो ये भी रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा। तब ये यहाँ पे 30, ये इंडक्टर तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 30 और 30 एंड 30 एंड हियर इट इज 10 and it is connected with a battery that is of 60 volt, सॉरी कितना 100 वोल्ट है। अब यहाँ पे यही इंडक्टर था, तो यही का करंट आपको बताना है। अब जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट चलेगा I, वो 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, I/3, इसमें भी I/3 जाएगा, इसमें भी I/3। हमको बेसिकली इंडक्टर पे चाहिए, तो इंडक्टर पे करंट कितना है I/3। अब पहले R निकालो, तो 30 10 हो जाएगा, 10 10 20, तो I की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 20 दैट इज 5 एम्पियर। तो इंडक्टर पे कितना आ जाएगा 5/3। क्लियर?